आ गए आप। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। अगर आप चैप्टर की वीडियो देखने आए हैं तो आप वीडियो को इतना स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपके भी 95 प्लस मार्क्स आए तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए है। हमने आपके 95 मार्क्स सिक्योर करवाने के लिए एक पैटर्न चुना है, जिसके अंदर हम सबसे पहले आपको चैप्टरों के प्लॉटों को समझाते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। देन इसके बाद हर एक चैप्टर की लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। देन उसके बाद आपको सीबीएसई बोर्ड की तरफ से मिले हुए सपोर्ट मटेरियल को समझाते हुए वीडियो हम इस चैनल पर डालेंगे। देन उसके बाद हर एक चैप्टर से बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हुए समझाते हुए वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने बोर्ड के एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकें। बोर्ड में 95% मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना है बस एक छोटा सा काम कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही हम करें वीडियो अपलोड आपको मिल जाए नोटिफिकेशन, आप देख पाए उन वीडियो को और कर पाए सिक्योर अपने मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने इस चैप्टर के पिछले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, जिसके अंदर हमने सोवियत प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली थी, वो अस्तित्व में किस प्रकार से आई और उसके विघटन के कारण क्या क्या थे, ये समझा चुके हैं। अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचेव जी से। मिखाइल गोर्बाचेव जी के हाथों में सोवियत संघ की सत्ता बिल्कुल अंत समय में आई 1985 में, और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में, तब तक सत्ता इन्हीं के पास रही। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के हालात जो बिगड़ते जा रहे थे, जनता के अंदर जो गुस्सा भरता जा रहा था, समाजवादी प्रणाली से जो लोग परेशान होने लगे थे, उन सब चीज़ों को ठीक करने की कुछ कोशिशें करी, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक सुधार किए। उन राजनीतिक सुधारों में उन्होंने लोकतंत्रीकरण, पेरेस्ट्राइका यानी कि पुनर्रचना, ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीतियां अपनाई। लोकतांत्रिकरण, मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि हम सोवियत संघ का लोकतांत्रिकरण कर देंगे, क्योंकि आपको पहले पता है कि समाजवादी जो व्यवस्था थी वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसने पूरे के पूरे सोवियत संघ पे 70 सालों तक राज किया। 70 सालों तक क्यों? क्योंकि 1917 में अस्तित्व में आया और 1990 तक आते आते ये विघटन की कगार पर पहुंच गया। तो 70 सालों तक एक ही सरकार रही, वो थी समाजवादी की, जहां पर कोई चुनाव नहीं होते थे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रयास किए कि हम सोवियत संघ के अंदर लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाएंगे, लेकिन लोग इससे खुश नहीं थे। लोग पूरी तरह से ऊब चुके थे और अब वो किसी भी प्रकार के वादे पर भरोसा करने वाले नहीं थे। उसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव जी ने पेरेस्ट्राइका यानी कि पुनर्रचना, यानी कि जो भी सिस्टम बना हुआ था उसके अंदर सुधार करते हुए उसको रीबिल्ड, दोबारा से बनाने के प्रयास की तरफ भी कदम उठाए। लेकिन लोगों का फिर वही था कि उन्हें आज़ादी चाहिए थी, उन्हें किसी भी प्रकार के सुधार करके वापस से वही ढांचा नहीं चाहिए था। और यहाँ एक बात और भी थी कि कई सारे सरफिरे नेताओं को देखने के बाद अब वो और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते थे। जब आप आगे की क्लासों में डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि स्टॉलिन एक सरफिरे थे, उन्होंने बहुत अजीब अजीब से काम किए अपने कार्यकाल के दौरान। उसके बाद जो दूसरे आए निकिता क्रुश्चेव, उनके काम भी वैसे ही थे। तो लोग इन सब चीज़ों को देखते देखते ऊब चुके थे। मिखाइल गोर्बाचेव ने ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की, यानी कि जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, जो राजनीति के जो काम हैं, उनको खुलेपन के लिए भी काम किए, ताकि जो भी कार्य होंगे अब जनता उनको सीधे देख पाएगी, सवाल पूछ पाएगी, उनको समझ पाएगी। लेकिन जनता अब इन सबसे भी खुश होने वाली नहीं थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के विघटन को रोकने के लिए, बचाने के प्रयास तो कई किए, लेकिन जनता अब ये सब नहीं सुनना चाहती। अब समझते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए। यानी कि जब 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया, 15 के 15 गणराज्य अलग हो गए, सोवियत संघ की जगह 3 बड़े नए देश हमें देखने को मिले, रूस, बेलारूस एंड यूक्रेन। तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या हुए? तो चैप्टर में ये हिस्सा समझना सबसे आसान है और उसे याद रखना भी सबसे आसान है। रीज़न क्या है? कारण ये है कि सोवियत संघ की वजह से जो जो चीज़ें चल रही थी, जो जो चीज़ें विश्व में हो रही थी, सोवियत संघ के विघटन के बाद वही सारी चीज़ें खत्म हो गई। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। सोवियत संघ की वजह से शीत युद्ध था। अब आप कहेंगे कि अमेरिका भी तो था। हाँ, तो मतलब दोनों तरफ से संघर्ष था। अब एक हिस्सा खत्म हो गया तो वो युद्ध भी खत्म हो गया। यानी सबसे पहला आपको पॉइंट याद रखना है कि शीत युद्ध खत्म हो गया। दूसरा, हथियारों की होड़ खत्म हो गई। अब आपको पता है शीत युद्ध के दौरान दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर दिखाने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल हथियार बनाने में करते थे और एक दूसरे को अपनी ताकत का बढ़ा चढ़ा के रूप दिखाते थे। इसके कारण हथियार जो बनते जा रहे थे वो एक सबसे प्रथम काम था जो शीत युद्ध के दौरान किया जा रहा था। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई। अगला ये है, 2 ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया। पूरे दुनिया में शक्ति सिर्फ 2 ही देशों के पास बटी हुई थी, एक अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ।
इसीलिए चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का अंत भी है। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, दो ध्रुवीय विश्व में से एक ध्रुव का अंत हो गया, तो यानी दो ध्रुवीयता का भी अंत हो गया। अब एक ही ध्रुव वाला विश्व बच गया जिसमें अमेरिका पावर में था। अगला है रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो बाकी के जो गणराज्य थे सब अलग अलग हुए, लेकिन अभी तक जो भी जिम्मेदारियां या जो भी विश्व में शक्ति या जो भी रिश्ते सोवियत संघ निभाता था, अब वो सारे के सारी चीज़ों को निभाने की जो जिम्मेदारी है वो सीधे सीधे रूस को मिली। इसीलिए कहा जाता है कि रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। लेकिन रूस का जो पूरा सिस्टम लागू वो समाजवाद नहीं था, वो लोकतांत्रिक अलग एक पूरा का पूरा फिलॉसफी है। तो आप ये मत समझ लेना कि ठीक है अगर रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना तो अब रूस शीत युद्ध को आगे बढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। रूस ने अपने आप के पूरे सिस्टम को ही बदल लिया और उसने जो है अमेरिका के साथ जो प्रतिद्वंद्विता थी उसको काफ़ी हद तक खत्म सा कर दिया। अगला है 15 नए गणराज्यों का उदय हुआ। ये सबसे ईजीएस्ट चीज़ है। 15 गणराज्यों को मिलकर सोवियत संघ बना था। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ कि 15 गणराज्य अलग अलग हो गए, तो 15 नए देश विश्व के मानचित्र पे हमें दिखाई देने लगे। अगला है अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। जब तक शीत युद्ध चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, तब तक इन दोनों में ये एक प्रकार का एक प्रतिद्वंद्विता थी कि आखिर कौन ज़्यादा पावरफुल है और दुनिया में किसकी सत्ता चलेगी। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये बात क्लियर हो गई कि अब सोवियत संघ की सत्ता तो नहीं चलेगी, अब चलेगी पावर अमेरिका की। इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला है समाजवादी विचारधारा प्रश्न चिन्ह और पूंजीवादी विचारधारा का वर्चस्व। शीत युद्ध या फिर कहें सोवियत संघ की स्थापना, ये दोनों ही बातों में अगर आप देखें तो शीत युद्ध में दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ जहां पर पूंजीवादी विचारधारा थी तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी विचारधारा थी। अब दोनों कौन बेहतर है इस बात का संघर्ष चल रहा था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो पूरी दुनिया के सामने ये एक सवाल सा बन जाता है कि क्या सच में समाजवाद बेहतर था। क्योंकि समाजवाद अगर बेहतर होता तो वो टिका रहता, लेकिन समाजवाद टिका नहीं, उसका विघटन हो गया। तो इसलिए समाजवादी विचारधारा पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या ये सच में बेहतर है या नहीं। लेकिन पूंजीवादी विचारधारा जो है, यानी जो पूंजीवादी उदारवादी जो विचारधारा है, ये जीत जाती है। और हम यहाँ पे कह सकते हैं एक बार के लिए कि भाई पूंजीवादी विचारधारा आगे निकल जाती है और बेहतर साबित होती है। सो पॉइंट कुछ और भी हैं, लेकिन मैंने लिखे हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप दुनिया को क्या देखने को मिलता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो याद रखी जा सकती हैं। शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, हथियारों की होड़ खत्म हो गई, 15 नए गणराज्यों का उदय हो गया, दो ध्रुवीय विश्व का अंत हो गया, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई, समाजवादी विचारधारा हार गई, पूंजीवादी विचारधारा जीत गई, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हो गई। सिंपल चीज़ें आप याद रख सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप समझते हैं चैप्टर के अगले टॉपिक शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, 15 नए गणराज्यों का उदय हो गया, रूस ने उसकी जगह अपना ली, तो अब ये हुआ कि भाई रूस में अब पूंजीवाद की स्थापना की जाएगी। अब समाजवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और रूस में पूंजीवाद की स्थापना की जाएगी। अब पूंजीवाद की पहली शर्त ये होती है कि जो भी स्वामित्व के अधिकार हैं उनमें सबसे पहला परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहले यही समझ लीजिए कि शॉक थेरेपी होती क्या है। स्वामित्व वाली बात पे फिर दोबारा आ जाएंगे। जैसे आप पागल खानों में या मूवीज़ वगैरह में पागलों को देखते हैं तो उनको ठीक कैसे करते हैं, उन्हें ऐसे करके शॉक देते हैं तो उन्हें दर्द होता है, उन्हें महसूस होता है, लेकिन इससे उनका इलाज भी हो रहा होता है। तो यानी इलाज का एक ऐसा तरीका जिसमें चोट पहुंचाई जा रही है और इलाज किया जा रहा है। इसीलिए कहा गया शॉक थेरेपी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। यहाँ पर जो समाजवाद था, जो भी पूरा सिस्टम था, उसको ठीक तो किया जा रहा था, लेकिन उसको ठीक करने के लिए पहले उस पर चोट पहुंचाई गई, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इसलिए शॉक थेरेपी के जो परिणाम हम अभी पढ़ेंगे वो बहुत भयानक थे। उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा पूरी अर्थव्यवस्था को। लेकिन शॉक थेरेपी की परिभाषा में जो आपको याद रखना है वो ये होता है, चोट पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है। शॉक थेरेपी में हुआ क्या, तो विश्व बैंक एंड IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो विश्व बैंक और IMF द्वारा निर्देशित एक पूरा एक पैटर्न बनाया गया, एक पूरा एक प्लान बनाया गया। और उन्होंने जो सोवियत संघ का साम्यवाद था उसको बदलकर पूंजीवाद, यानी सिर्फ रूस में नहीं बल्कि 14 के 14 अन्य जो भी थे उन सब में, तो साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन का एक मॉडल बनाया गया। ये जो मॉडल उनको दिया गया और कहा गया इसको इम्प्लीमेंट करो, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था में से लागू करो, देन उसके रिजल्ट में जो देखने को मिला, वो जो मॉडल था उसी को पूरे को शॉक थेरेपी कहा गया।
अब इस शॉक थेरेपी की अपनी कुछ विशेषताएं थी, कुछ क्वालिटी थी। सबसे पहला काम क्या था इसके अंदर कि जो निजी स्वामित्व है उसकी स्थापना की जाएगी। अब हम जानते हैं साम्यवाद में सभी चीज़ों पे पूरा कंट्रोल जो है वो राज्य का था, सरकार का था, केंद्र में बैठे लोगों का था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पूंजीवाद को लाया गया, इस शॉक थेरेपी के जो मॉडल को लाया गया, देन सबसे पहला काम क्या था कि जो भी चीज़ें राज्य के नियंत्रण में थी अब उन पर सभी पर अधिकार जो है वो निजी लोगों का होगा, यानी निजी लोगों को वो दी जाएंगी, उन्हें बेच दिया जाएगा निजी लोगों को, ठीक है, ताकि लोग उसे निजी रूप में चलाएं, उसे आगे बढ़ाएं। यानी राज्य की संपदा निजी हाथों में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरी विशेषता थी कि निजी स्वामित्व की स्थापना हुई और राज्य की जो संपदा है, जिन चीज़ों पर अभी तक पूरी तरह से नियंत्रण राज्य का होता था, देश का होता था, अब उसमें नियंत्रण होगा निजी हाथों में, यानी लोगों का, कुछ लोगों का या एक दो लोगों का, लोगों के हाथ में अब चले जाएंगे। अब उसमें क्या उत्पादन होगा, कैसे उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, किस प्रकार से पूरा सिस्टम काम करेगा, अब ये सरकार नहीं, केंद्र में बैठे लोग नहीं, अब लोग सोचेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा, शॉक थेरेपी में क्या कर रहे थे, आघात पहुंचा रहे हैं, पूरी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वो उसको ठीक कर रहे हैं। एक्चुअली में मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, जब साम्यवाद था तो सभी चीज़ों के फैसले जब केंद्र में बैठे लोग रहते थे, तो व्यापार कैसे होगा, किस देश से होगा, कितना होगा, क्या बेचा जाएगा, क्या खरीदा जाएगा, इस सब का फैसला केंद्र में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग, पावर में बैठे लोग, या यूँ कह लीजिए राज्य लेता था। लेकिन अब जब शॉक थेरेपी आई तो उसमें ये था कि मुक्त व्यापार, अब राज्य कोई नियंत्रण नहीं करेगा, किसी प्रकार कोई कंट्रोल नहीं लगेगा क्या व्यापार होगा अंतर्राष्ट्रीय, अब लोग मतलब आज़ाद हैं, लोग स्वतंत्र हैं। तो मुक्त व्यापार की स्थापना हुई, पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव। अब विश्व बैंक, IMF और ये पूरा मॉडल जब है पश्चिमी देशों से आ रहा था, तो ये भी कहा गया कि पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक जुड़ाव हो, यानी कि उनके साथ अब कट्टरता नहीं निभानी है, अब जुड़ाव निभाना है, अब बॉन्डिंग बढ़ानी है, आगे बढ़ना है, क्योंकि पूंजीवाद उन्हीं की देन है, तो उन्हीं से जब जुड़ाव बढ़ेगा तभी यहाँ पर पूंजीवाद बेहतर रूप से सफल हो पाएगा। तो शॉक थेरेपी में एक ये भी चीज़ थी। अगला है सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म। ये कुल मिला जुला के सारे पॉइंट एक ही बात कहते हैं। सामूहिक फर्म क्या होती है, जैसे जो फैक्ट्रीज हैं उस पर पहले राज्य का नियंत्रण होता था, यानी कि कई सारे लोगों का नियंत्रण होता था, लेकिन अब क्या होगा, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ चली जाएंगी, वो उसे चलाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट कुल मिला जुला कर जो एक चीज़ कहना चाहते हैं वो यही कहना चाहते हैं कि शॉक थेरेपी में यही कहा गया कि जो भी अभी तक राज्य के कंट्रोल में था वो सब उठा के निजी हाथों में सौंप देना है, उनको दे देना है, अब वो इसे चलाएंगे। तो यही था शॉक थेरेपी का पूरा मॉडल। शॉक थेरेपी क्या थी और उसकी विशेषताएं क्या थी। अब जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया रूस के अंदर और बाकी 14 गणराज्यों के अंदर, तो उसके कुछ परिणाम निकल कर आए जो बहुत भयानक थे, ठीक है। सो अब समझते हैं कि वो परिणाम आखिर में क्या क्या मिले। तो शॉक थेरेपी के परिणाम में जो सबसे पहला रिजल्ट है वो ये है कि 90% उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। अब निजी स्वामित्व देना था, सभी उद्योगों को, फर्मों को, कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना था, सभी को खरीदने के लिए मौका मिला, सभी के पास यूँ कह लीजिए कि एक प्रकार से एक कूपन टाइप का कुछ समझिए बांटा गया कि सब आकर के जब जो सामूहिक स्वामित्व की चीज़ें थी, जो कंपनियां थी, उनकी जब नीलामी होगी तो सभी आगे उस नीलामी में भाग ले सकते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि देश का हर एक व्यक्ति क्या ऐसी नीलामी, बड़ी बड़ी नीलामी में भाग ले सकता है। तो इससे हुआ क्या कि लोगों ने बाकी लोगों के वो कूपन्स या कह लीजिए वो जो कार्ड उनको मिले थे वो खरीद लिए एंड जाके उस नीलामी में बैठ गए। अब उन लोगों का आपसी प्लान या कहिए कुछ भी था, जिसके कारण हो क्या रहा था, जो वास्तविक मूल्य था उन फर्मों का, उन कंपनियों का, उद्योगों का, वो नहीं मिला और उन्हें कम से कम दाम में जो मिले उन्हें बेचना पड़ा, ठीक है। इसलिए कहा गया कि 90% जो उद्योग थे वो औने पौने दामों में बेच दिए गए। इसी कारण हुआ क्या कि शॉक थेरेपी को दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। आप जानते होंगे गराज कहा जाता है जहाँ पे बस सामान कूड़ा कबाड़ा पड़ा है जिसको औने पौने दामों में निकालना है। तो इसीलिए शॉक थेरेपी के कारण जो रूप हमें देखने को मिला है, इसको दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहा जाता है। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ रहा है दुनिया की सबसे बड़ी गराज सेल क्या है, तो भाई शॉक थेरेपी का अपनाने के बाद जो अर्थव्यवस्था तबाह हुई उसे दुनिया की गराज सेल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। अब जो साम्यवाद था वो समाज कल्याण के उद्देश्य पे ही आधारित था। आप सरकारी जगहों पर जाते हैं, जो हॉस्पिटल्स, जो कॉलेज, जो स्कूल, जो हमें सब मिलते हैं, ये किस लिए, समाज के कल्याण के लिए, ताकि लोग यहाँ पर कम से कम कीमतों पे अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें और अपना जीवन जो है बेहतर बना सकें। लेकिन जब निजीकरण आता है तो सभी चीज़ों पे जब स्वामित्व निजी लोगों का हो जाता है तो वहाँ पर जब काम किए जाते हैं तो सिर्फ लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं, समाज कल्याण के उद्देश्य से नहीं। तो जैसे ही जब स्वामित्व निजी हाथों में जाएगा तो वो जो समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी वो तो नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई जैसे ही शॉक थेरेपी को अपनाया गया। आर्थिक असमानता बढ़ गई। हाँ, मैंने जैसे कि बताया
कि जो लोग उस बोली में गए, जिन्होंने उन चीज़ों को खरीदा, अब उनके पास संपत्ति की भरमार थी, लेकिन जो नहीं जा पाए या फिर जो लोग उतने कैपेबल नहीं थे, जिनके पास इतनी कह लीजिए जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं थी, तो इनके क्या हुआ, समाज कल्याण वाली व्यवस्था में सब समान थे, सब बराबर बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से एकदम से आर्थिक असमानता बढ़ गई। दो वर्गों के बीच का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये माफिया वर्ग वाला जो पॉइंट है वो इससे अलग नहीं है, इसी की बात है। माफिया वर्ग का उदय हुआ मतलब एक ऐसा वर्ग आया जिसका काम यही था, इधर से लेना, इधर स्वामित्व देना, दामों के बीच में घपला करना, तो ये माफिया वर्ग का उदय हुआ। ये छोटा सा पॉइंट आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और मुद्रा रूबल, रूस की मुद्रा रूबल, उसमें हुई गिरावट। अब एकदम से पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, सब कुछ सारा सिस्टम चेंज हो गया, तो इसके कारण क्या हुआ, जो मुद्रा थी, जो रूबल थी, उसमें गिरावट देखने को मिली। तो ये था शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को कैसे अपनाया गया और शॉक थेरेपी के रिजल्ट क्या देखने को मिले। अब चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं तो अब आता है लास्ट पॉइंट, भारत और सोवियत संघ, जो कि इनके बीच के संबंध कैसे थे। तो आप इसको बहुत आसान से समझ सकते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये समाजवाद, साम्यवाद के बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक, समर्थक थे, और ये भारत में भी समाजवाद कहीं ना कहीं लाना चाहते थे। इसी के कारण हमने जो है पंचवर्षीय योजना वाला प्लान अपनाया। तो आप सीधे सीधे यहाँ से समझ सकते हैं कि भारत और सोवियत संघ, इनकी मित्रता हमेशा से अच्छी रही। आप अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो आपको बकायदा एक बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर हमारे रिलेशन अलग अलग चारों रूप में दिखाए गए हैं। हमारे देवी देवता वहाँ पर भी पूजे जाते हैं, हमारी संस्कृति को पसंद करने वाले लोग वहाँ मिल जाते हैं। अमिताभ बच्चन एंड राज कपूर साहब जितने इंडिया में फेमस हैं उतने ही वहाँ पर भी फेमस हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे और सोवियत संघ के रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छे रहे। बात करें आर्थिक रूपों की, तो सोवियत संघ जो व्यापार करता था हथियारों का, उसका 70% तक खरीदने वाले हम हुआ करते थे। ठीक है, हमारे 70% तक जो हथियार होते हैं वो सारे के सारे रूस से ही आया करते थे। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि हमारा जो आर्थिक ताना बाना था वो भी काफ़ी मजबूत था। ठीक है, सांस्कृतिक हो ही गया, हमारे देवी देवता, हमारे फेस्टिवल्स, हमारा पहनावा, हमारे फिल्मों के स्टार वगैरह भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस रहते हैं, उन्हें काफ़ी वहाँ पे लोकप्रियता मिलती है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, उसके अलावा 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 समझौते हुए, यानी कि ये सारे पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि इसको सीधे सीधे शब्दों में अगर आपको याद रखना है कि भारत सोवियत संघ हो, सोवियत संघ के बाद रूस हो, इन दोनों में ही सिचुएशन में भारत की मित्रता हमेशा रही है। और इसी कारण जब हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं और 1971 में जब भारत सोवियत संघ के साथ जो है मित्रता संधि करता है, तो कुछ जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, जो आलोचक हैं, वो यही कहते हैं कि भारत सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया। ठीक, तो इससे क्लियर होता है कि जब हम सोवियत संघ के हमेशा मित्र रहे हैं, यानी भारत सोवियत संघ का हमेशा से मित्र रहा है, हमेशा जो है आर्थिक रूप हो, व्यापारिक रूप हो, सांस्कृतिक रूप हो, सामाजिक रूप हो, दोनों ही रूप से जुड़ाव रहा है, काफ़ी ज़्यादा करीबी रही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी खत्म होता है और ख़त्म होता है आपकी राजनीति विज्ञान का चैप्टर 2। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को पहली बार देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रीज़न आपको पता ही है क्यों। वीडियो को लाइक भी कर देना, और आपको करना है एक और हमारा बहुत ज़रूरी काम, इस वीडियो को कर देना है शेयर अपने दोस्तों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, उनके साथ जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।